अगर जिंदगी के का दूसरा जो एक पक्ष देखें, जो लाइफ का दूसरा पक्ष है, लोग बड़े परेशान होते हैं। अगर मेल हैं तो अपने ससुराल से, और फीमेल हैं तो भी अपने ससुराल से, और ससुराल राहु होता है। तो ऐसा क्यों है कि लोग ससुराल से, ज़्यादातर लोग, आपका और मेरा मुझे नहीं पता, और भी जो लोग इस हाउस में हैं उनका नहीं पता, बट सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनके बारे में बात करते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ससुराल आपका राहु होता है, तो ससुराल से अगर आपका संबंध अच्छा है तो राहु अच्छा है, अगर आप ख़राब करते हैं तो आप राहु को ख़राब करते हैं। मैं यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी को छोड़ देती हूँ, राहु और इसको। आप ये बताइए, जब एक ससुराल के, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही परिवारों में ऐसा होगा कि जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, अदरवाइज सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते कि ये ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते, ये सबकी ही प्रॉब्लम है। पर कभी आपने सोचा है, एक लड़की जब ससुराल आती है तो जो पूरा परिवार होता है, क्या उसे एकदम से अपना लेता है? एक दामाद होता है, ससुराल जाता है, क्या वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है कि ये परिवार भी मेरा है? अब मुझे इसका नहीं, दामाद को तो बहुत प्यार, सम्मान, दुलार मिलता है, बट बहू को नहीं मिलता है। पर दामाद भी उनको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं संकोच रहता है जी। हाँ, वो जो कनेक्शन उनका अपने माँ बाप से है वो अपने सास ससुर से तो नहीं हो पाता ना। तो ऐसे ही एक लड़की सब परिवार छोड़ के आई है, और अगर उसको वो प्यार ना मिले, वो रिस्पेक्ट ना मिले, तो अपनापन कैसे होगा? आप मुझे बताइए। वही जो सास, वही जो अपनी बेटी के लिए जो उनका अप्रोच है वो अलग होता है। वही जो सास है वो अपने बहू के साथ जो उनका अप्रोच है, सास ससुर का, या और भी जो बाकी के लोग हैं, तो उनका अप्रोच अलग होता है। तो मुझे लगता है वही कर्मा थ्योरी पे फिर आ जाते हैं हम लोग। कर्मा थ्योरी भी तो है। जब आप अपनी बहू को, अपनी बेटी का सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर वो आपकी बेटी भी नहीं बन सकती। आप फिर कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो मेरी बहू मेरी सेवा करेगी? उस दौरान क्यों नहीं कहते कि मेरी बेटी मेरी सेवा करेगी? अगर मेरे ख्याल में अगर लोग कर्मा थ्योरी एक्सेप्ट करें और कर्म अच्छे करें, मान सम्मान लोगों को देना शुरू करें, और जो अपने एस्पिरेशंस हैं, जो अपनी एक सनक है, उसको कम कर लें। मैं ही मैं हूँ ऐसा नहीं है, मैं के बाद भी लोग हैं, मतलब मैं के बाद भी भगवान है। मैं को अभी एक पॉडकास्ट के दौरान हमारी एक बात हो रही थी रावण को लेके, तो उसमें हम एक टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए, वापस आ जाएंगे उस टॉपिक पे। तो मैं को लेके बात हो रही थी। तो त्रेता में 3 नाम के अक्षर, मतलब राक्षस होते थे। इस तरीके से आए तो मैं, रावण को मैं का रूप दिया गया है। पहले जब राम और रावण एक दूसरे से लड़े थे, रावण के अंदर क्या था? अहंकारी तो था, राम जी के अंदर तो नहीं था जी, राइट। तो अब क्या था, पहले एक युग में दोनों अलग थे, ठीक है। एक तरफ रावण लड़ रहा था, अहम लड़ रहा था उसे, वो एक तरफ राम जी लड़ रहे थे। अब ये कलयुग आ गया, जो मैं है वही अहम है, वही रावण है, ठीक है। मैं ही सब कुछ खत्म कर देते, ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ। जिसमें अहंकार आ जाता है, वो चाहे राजा हो या रंक हो, बर्बाद हो जाता है। कहते हैं ना, स्वाहा वाली कहानी आ जाती है। तो ये जो कहते हैं ना रावण, ये तो रावण जैसा है, ये तो राम जैसा है, पर मैं कहती हूँ हर एक व्यक्ति के अंदर रावण है, क्योंकि रावण भी अहम में ही मारा गया था, और इंसान भी अहम में ही मारा। रावण ज्ञानी बहुत थे, ज्ञान बहुत था उनके पास, पूजा पाठ बहुत करते थे, वो धर्म कर्म बहुत करते थे, सिर्फ कर्मा खराब थे उनकी पूरी। अगर उसको देख लो आप, देखो ज्ञानी बहुत थे, बहुत तपस्या करी थी उन्होंने, ठीक है। एक कुल को साथ में रखा भी था। वैसे ये कहा जाता है कि जिस जगह पे हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, रावण बिसरक के ही थे। हाँ, मतलब हम जहाँ से थोड़ी सी दूरी पर बिसरक है जी। तो एक व्यक्ति जो एकदम एक ऊंचाई पे पहुंचता है, तो वो ज्ञानी भी होता है, उसके पास ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होता है। अहम कब आता है? जब उसे लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास अच्छा घर भी है। तो अहम आना स्टार्ट कहाँ से होता है? वहीं से होता है। तो रावण के अंदर जो जो क्वालिटी होती है, जो आज के रावण के होंगे ना, उनके अंदर भी वही क्वालिटीज आपको नजर। तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्ञान की बात है जो भारती जी ने कहा है कि अपने अंदर के राम को जगाइए, रावण को नहीं। तो आप सब कुछ अर्जित करिए अपने जीवन में, आप पैसा कमाइए, जो भी घर, गाड़ी, बंगला, रिलेशनशिप्स जो भी बनाने हैं वो राम बन के करिए। लेकिन राम का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था, लोग राम की तरह होना नहीं चाहते कलयुग में। देखिए, जो भी अवतार हुए ना, ये मेरी अपनी सोच है, और बहुत विद्वानों ने भी इस पर चर्चा की है कि हमें सिखाने के लिए पैदा हुआ। मतलब एक जो स्टोरी है, जो भगवान ने संघर्ष झेला, जिनके पास आज हम मांगते, वो हमारे एक आइडियल थे, और वो जब धरती पे अवतरित हुए तो लोगों को बताना कि कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे आप सीख सकते हो। बिल्कुल, जैसे हर एक कैरेक्टर को आप देख लो, जैसे राम जी थे,
राम जी एक राजा कुल में पैदा हुए जी, सब कुछ था ना उनके पास, फिर भी उन्होंने संघर्ष फेस किया, नंगे पैर चले, जंगल में गए, वनवास झेले, बीवी से वियोग झेला। राम जी से तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि आज हम जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। कल सुबह उनका राजाभिषेक होने वाला था और आज शाम को उनको वनवास सुनाया गया। तो ये भी स्टोरी है ना, सब ना इस कलयुग का, क्योंकि निर्माण तो होना था भगवान को सब पता था जी। सीखने के लिए जितने जो हमारे कवि जैसे तुलसीदास जी हुए हैं या फिर जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये हमारे वेद पुराण लिखे हैं, तो उन्होंने लिखने के पीछे भगवान ने कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति उनके माइंड में डाली तभी वो लिख पाए जी। ठीक है, तो उसका निर्माण इसलिए हुआ कि जो कलयुग में लोग थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो कहते हैं हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, मैं उठा के फेंक दूंगा। आपने भी भगवान को लोग जिम्मेदार बताने लगते हैं। अब सोचो एक भगवान ने जन्म लिया, उनके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, वो भी तो चमत्कारी थे, सब कुछ एक डंडे घुमाते सब कुछ खत्म कर देते, 2 मिनट में रावण को खत्म करके सीता मैया ले आते। पर एक पूरी गणना उन्होंने वहां तक इतना सफर फेस किया जिसमें लक्ष्मण जी कोई मूर्छित, बहुत सारे उनके मतलब प्रॉपर। तो ये कहानी हम लोगों से, उन कहानियों से हमें सीखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप संघर्ष तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस प्रॉब्लम में फंसते चले जाएंगे, फिर आप ब्लेम करोगे भगवान आपने ये नहीं किया। अब देख लो श्री कृष्ण जी की कहानी से कितना हमें सीखने के लिए मिलता है। पैदा होते ही माँ से दूर हो जाना, जेल में पैदा हुए और पैदा होते ही माँ से दूर हो जाना। अभी किसी को कोई बच्चा दूर हो जाए, पता चल जाए कि मुझे तो किसी ने गोद लिया है, तो क्या कहेगा, उस माँ को कितनी गालियाँ देगा जी। पैदा होते ही इसने छोड़ दिया, पैदा ही क्यों किया था, शब्द उनके इस तरीके के होंगे। पैदा होने के बाद जिन मैया ने उन्हें पाला 12 वर्ष की आयु में, उनको भी छोड़ के किसी और तरफ चल दिया, द्वारिका की तरफ चल दिया। तो आप सोच रहे हैं कि भगवानों ने भी बहुत कुछ झेला है, तो झेलने के पीछे जो स्टोरी उन्होंने क्रिएट की थी, जो कहानी बनाई थी, जो प्रेरणा का स्रोत था, लोग बस पढ़ते हैं, उसे अपने ऊपर अपनाते नहीं हैं और वापस से भगवान को ब्लेम करना। मैं सोच के हैरान होता हूँ कि जब हमारे जो जितने भी भगवान अवतरित हुए हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए, सबने संघर्ष किया है। आप चाहे राम को उठा लीजिए, कृष्ण को उठा लीजिए, और भी जितने भी अवतार हुए, सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया और संघर्ष किया कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सब इससे सीखें और कुछ अपने जो निजी जीवन है, जो आपका जो कर्मा थ्योरी है, जो आपका अगला जन्म होने वाला है, जो ब्रह्मांड का जो साइकिल है, उसको आप कैसे रोटेट करते हैं। हर एक स्टोरी में एक सीख मिली है कि आप बुरा करोगे उसका परिणाम आपको बुरा ही मिलने वाला है। चाहे आप श्री राम जी की स्टोरी ले लीजिए, आप कृष्ण जी की ले लीजिए। अब आते हैं हम कौरव और पांडव के कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई थी, आप देखिए उसमें एक प्रॉपर जो एक घटना घटी, तो भाइयों के बीच में झगड़ा था ना। एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सब खत्म हो गया, सर्वनाश हुआ ना। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा केसेस किसके आते हैं, भाइयों के झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, लोग अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अच्छे से पेश नहीं आ रहे, उनके झगड़े। मैं तो हैरान होता हूँ कि उस बच्चे की क्या गलती थी, जो हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले रहे हैं, तो वो बच्चा जो कोर्ट रूम में होता है, उसको देख के कई बार हमारे आंखों में आंसू आ जाता है कि उसकी बेचारे की क्या गलती है। लेकिन ये जो वही हम लौट के आते हैं कर्मा थ्योरी पे कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट के जो कर्मा थे, जो एक्ट था, वो इतना खराब था कि आपको ये जीवन आपने क्या मिला, आप एक बनाते हो, एक जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो जो मिलता है वो आपके कर्मा के हिसाब से है। आप जो कर रहे हैं वो आपको कर्मा के अकॉर्डिंग या इस साल भी, इस जन्म में भी मिलेगा और शायद अगले जन्म में मिलेगा। तो आप एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट ना मुझे लगता है कि हमने स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से किया था, पर एक ये लाइफ एक्सपीरियंस पे चल रहा है कि एक्चुअली कर्मास क्या होते हैं, इससे रिलेटेड है। और एक सवाल मैं करती हूँ कि जमीन का टुकड़ा जिसके पीछे लड़ाई होती है, चाहे वो 100 बीघा हो, 2 बीघा हो, 3 बीघा हो या एक घर, क्या लगता है, या मैं या आप एक ही फैमिली से हैं और एक घर के पीछे हमारी झगड़ा हो रहा है, हमारी पूरी 10 साल 20 साल हमने कोर्ट जा के गुजार दी, क्या वो घर हमारे साथ जाने वाला है या वो जमीन हमारे साथ जाने वाली है? कुछ नहीं जाने वाला है मेरे हिसाब से। कि ये जो सारे नश्वर चीज़ों के पीछे हम जो पागल होते हैं ना, ये कुछ नहीं जाने वाला होता है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाती है ना, आपके जीवन की शुरुआत उसी दिन होती है। क्योंकि जब आपको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए, तो आपने पैसा बनाया,
आपको लगता है कि आपके पास लग्जरी कार होनी चाहिए, लग्जरी कार बनाया, उसके बाद वहाँ से मन कहता है कि मेरे पास अब विला होना चाहिए, कोठी होनी चाहिए, एक नहीं 5 होने चाहिए। फिर आपको लगता है मेरे पास जेट होने चाहिए, जेट कमा लिया। फिर आपको लगता है अब क्या करूँ। मन का काम है सोचना, वो सोचता रहेगा। तो जब आप ये सब बनाते हैं, करते जाते एक एंड ऐसा आता है, डेड एंड, जहाँ पे आपको लगता है राम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब तो मेरे साथ जाने वाला है नहीं। तो आप देखेंगे कि जो बिजनेसमैन पहले पैसा बहुत बनाते हैं, बाद में वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, या फिर वो डोनेट करना शुरू करते हैं। तो जब द मोमेंट आपने डोनेट करना शुरू कर दिया, तो उस आदमी से जब आप बात करेंगे तो वो बोलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, और ये आपके साथ नहीं जाएगा सिर्फ कर्म। और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना कर्म अच्छा रखिए। वो जमीन का टुकड़ा जो भारती जी कह रही थी, वो आपके साथ नहीं जाने वाला है, जाने वाला है आपका कर्म और आपका धर्म। क्योंकि कई लोग तो पॉडकास्ट देखकर ये भी बोलने वाले हैं कि ये लोग किस चीज़ पे ज्ञान दे रहे हैं, पर ये एक्चुअल सच्चाई यही है, और शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता है। बहुत कम एज में मुझे भी समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला। वो जो देगा ना हमारे लिए, जिसने जो लिख रखा है कि तुम्हें इसका भोग इतना करके जाना है, अगर मेरे किस्मत में लिखा है कि मैं लग्जरी एक ऐसे बंगला में जाके अपनी लाइफ गुजारने वाली हूँ, वो भी 5 साल या 10 साल, वो भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है, उसने लिख दिया, तो वो भी मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, आपको लॉयर कैसे बने, आप सोचो, एक अच्छी खासी जॉब चल रही थी, सब कुछ था, पर आपको उन लोगों को फेस करना था ना, जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्योंकि आपके मन में, जो मैं पूरे पॉडकास्ट के दौरान समझ पाई हूँ, आपको मोक्ष की तरफ जाना था। तो आपको किधर भगवान ने खींचा कि ये है कार्मिक, जहाँ वाइफ और हस्बैंड आपस में लड़ रहे हैं, एक बच्चा खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ माँ बाप आंखों में आंसू लिए खड़े, एक बच्चा उनके लिए लड़ रहा है, मतलब एक बच्चा उनके खिलाफ खड़े हो रहा है। दूसरा, 2 भाई जहाँ बचपन में एक साथ खेलते थे, आज कोर्ट रूम में एक दूसरे को शकल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको उस तरफ ढकेलना, आपको लॉयर बनाना नहीं था, आपको एक कार्मिक के, आप यहाँ से सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे, तब जाके आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपने क्या सोचा था, मुझे मोक्ष, मुझे जन्म नहीं चाहिए। तो जो ये प्रॉब्लम्स आपने फेस की, क्योंकि भगवान आपको सिखाने एकदम से तो आएगा नहीं कि मैं श्री राम आ चुका हूँ, मैं आप ऐसे ऐसे कर लो, ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई ना कोई घटना आपकी लाइफ में आएगी, वही आपको चेंज कर पाएगी कि आप उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। वो बार बार आपको सिखाना चाहेगा, बार बार घटनाएं आपकी लाइफ में आएंगी, आप उससे क्या सीखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भगवान ने आपके जो सोच दिया वो फ्री दी है, उस पर किसी का। मैं अपनी ही लाइफ के बारे में बात करूँगा तो मैं झारखंड के एक छोटे से गाँव से आता हूँ, कोडरमा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। जब मैं लगभग 17-18 साल का था, तो 17-18 साल का था तो क्या हुआ, मेरी मदर की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। और जो मैंने माँ से सीखा, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में थे तो हमेशा देश सेवा में रहे, और पहले इतनी फैसिलिटीज़ आर्मी में भी नहीं थी कि आप हर जगह अपने बच्चे को, अब मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई सियाचिन, तो वहाँ आप अपने फैमिली को लेके नहीं जा सकते, उसकी शिक्षा हिट होती है। आप बिना फादर के आप फेस्टिवल्स मनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर वो चीज़ें होती हैं। मेरी माँ का जाना, और वहाँ कुछ नहीं था, ऐसी जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला इंसिडेंस है ये। और मैं बाइक चला रहा था, पीछे बैठी थी वो, और वो गिरी, और 5 मिनट के अंदर वो थी ही नहीं, ना वहाँ पे पानी था, ना वहाँ पे हॉस्पिटल था, ना वहाँ पे बीच दोपहरी थी। वहाँ से लगभग मेरा गांव करीब 5-7 किलोमीटर होगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। और वो हुआ जो बोलते हैं ना, घर की एक मालकिन होना, बड़ी लंबी जॉइंट फैमिली है हमारी, अभी भी है, तो सबसे बड़ी बहू थी घर की, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आया। उस इंसिडेंस ने मुझे ये समझाया जीवन क्या है। तो कई लोगों से आपने सुना होगा कि आप पहले जवान हो जाते हैं, पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो उस इंसिडेंस ने मुझे ये समझाया। मेरी माँ चीज़ें सहेज के चलती थी, संभाल के चलते थे कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, या लंबा लेके चलेंगे, या ये चीज़ें मैं संभाल के रख देती हूँ, कल को काम आएगा। कल कुछ नहीं होता है, आज जो आप जी रहे हैं ना, यही सत्य है। और पलक झपकते आपकी दौलत चली जाएगी, पलक झपकते आप चले जाएंगे, कब चले जाएंगे किसी को नहीं पता। तो आज जो आपका जीवन है, जो आप आज कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। और वहाँ से वो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस था मेरे जीवन का। वहाँ से मैंने जीवन को समझा, और मुझे लगा कि जीवन में जो आपके कर्मा हैं, वहाँ से उसके बाद मैंने एक NGO खोला, मैंने समाज सेवा शुरू की, पढ़ाई करते समय
मुझे लग रहा था कि पढ़ाई क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था। पापा ने फिर चीज़ें संभाली और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, जीवन समझा, तो लगा कि ठीक है, होता है, लेकिन आपको अपना जीवन अपने हिसाब से चलाना चाहिए, सही कर्मों के हिसाब से चलाना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है चीज़ों की, कि आपको जीवन ऐसा समझाता है कि आपको मतलब किसी और की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, कई लोगों की लाइफ में भी ऐसी घटना जो आपके साथ घटी, एकदम से दुनिया सुन्न खत्म हो गया। बिल्कुल। पर आपने बहुत अच्छी उससे सीख ली जी। राइट। कई लोग क्या है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं उससे सीख नहीं लेते। कुछ टाइम पहले की एक मतलब कहूँगी, बस बता नहीं सकती कि कहाँ की घटना है, थोड़ा सा लोग उसको गलत वे में ले जाएंगे, कि किसी की डेथ हुई सडन एकदम से। पूरे घर को चलाने वाला व्यक्ति, अपने बच्चों पे आँच नहीं आने दी उन्होंने, हर बच्चे की खुशी को उन्होंने आगे रखा, और एकदम से डेथ हो जाने के बाद उस व्यक्ति को घर से निकाला गया। कि डेथ हो जाती है ना तो घर से बाहर कर निकाल देते हैं, घर से बाहर, अब आपका कुछ नहीं। हाँ, और बच्ची प्रेग्नेंट, उनकी बेटी, कि मैं उस आने वाली जो अभी आया नहीं है बच्चा, उसकी टेंशन, जो बाप जा रहा है, जो कितना मार्मिक है राइट। और जो बाप कुछ ही पल हमारे सामने है, मतलब जो बॉडी है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं है, उसके बाद तो कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ फोटो के अलावा। और वो बच्चे, कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, वो बच्चा बाहर ही खड़ा है। आप सोचो क्या है ये रिश्ता, क्या रिश्ते सुन के ना गूस बम्स हो जाती है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इतना मुझे मतलब अंदर से ये मेरी खुद का लगता है कि ये शरीर ना, जब तक हमारे अंदर जो, जैसे हम आत्मा कहते हैं, एक्चुअल में वैल्यू उसी की है। जिस दिन ये चली गई ना, बॉडी की वैल्यू नहीं है। बॉडी लोग फूक आते हैं, लोग जला देते हैं, जाके जला देते हैं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग फूक आते हैं। जैसे ही ये हमारे अंदर से जो दिव्य आत्मा निकलती है बाहर, आप समझिए, उसके बाद इस शरीर का नाम, जो भारती है, दीपक जी हैं, वो एक बॉडी का नाम आ जाता है कि ये एक बॉडी है। फिर उसके बाद जो घर वाले होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है, वही आपके पास बैठा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद धीरे सबके माइंड से वो एक इमेज ख़त्म होती चली जाती है। तो जिस चीज़ पर लोग घमंड करते हैं ना, कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ है, कुछ नहीं है। सब कुछ कर्म है। आपने बहुत अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि आपकी जो मरने के बाद की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो। आपने कुछ गलत किया तो हो सकता है कि उसका परिणाम आपको भुगतना पड़े। बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, आप उनको पढ़ें। जितने महान पुरुष हैं, कुछ लिख के गए, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। तो बहुत सारी स्टोरी ऐसी आती हैं कि क्या क्या होता है। एक और स्टोरी मैं सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद वही एक स्टोरी थी जिसने मेरी भी लाइफ को एकदम टर्न ऑन कर दिया। देखो, एक स्टोरी एक बुक की है जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो माँ बहुत परेशान। तो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि आत्माओं से बात की जा सकती है, तो ऑटो राइटिंग जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने बात करना स्टार्ट हुआ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूरी एक कहानी है उसकी। तो ऐसे एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चे तुरंत ही ख़त्म हो गए, वो सारी उन्होंने स्टोरी बताई। तो माँ ने प्रॉपर उन्होंने बताना चाहते थे कि इधर की लाइफ कैसी है, कि जब हम मरते हैं तो कौन हमारे पास आता है। जो हमारे जितने भी बुजुर्ग जो हमसे पहले जा चुके हैं वो हमारे पास आते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं। कई लोगों को जन्म मिल जाता है, कई लोगों को जन्म नहीं मिलता। तो हमारे कहता है वो बच्चा कि मेरे दादाजी मेरे साथ खड़े हैं। तो उसने पूरी कहानी बताई। तो फिर कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कि ऐसे मेरे साथ हुआ, इसने ये किया। उसने 2 पड़ोसियों की कहानी बताई, क्योंकि आज ये कर्मों से रिलेटेड है तो मैं उस पर ही उन्हीं पॉइंट को उठा रही हूँ कि 2 पड़ोसियों की कहानी थी। एक पड़ोसी ऐसा था जो बहुत पूजा पाठ करता था। सबको मैं ये बांट रहा हूँ, ये मैं चैरिटी कर रहा हूँ, इसको खाना खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। पूरे में हल्ला वाला जो होता है, सबको लगता था बड़ा महान पुरुष है। एक पड़ोसी ऐसा था जो अपने आप में रहता था, उसे किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। तो सबको लगता था ये बड़ा घमंडी है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। दोनों की डेथ हुई। तो जिसने बहुत ज़्यादा पुण्य, मतलब पुण्य दिखावे वाले पुण्य, आत्माओं से नहीं, उसके भाव क्या थे, क्योंकि सारी कहानी भाव पे ही डिपेंड है। आप भी ये मानते हैं, मैं तो ये मानती हूँ, आप जैसा मैं भी मानता हूँ, आप जिस भाव से सामने भाव वाले से ही भगवान है। बिल्कुल। अगर आपका भाव नहीं, आप डोनेशन दे रहे हैं, लोग कहते हैं सादा खाना बनाओ जिसमें भाव डाल दो, एकदम टेस्टी बन जाएगा। और तुम सारे मसालों के साथ बनाओ, भाव नहीं खाने में टेस्ट। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, आपका भाव ही नहीं है उनको चाय देने का, पानी देने का, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो उसने, उस बच्चे ने अपनी माँ को जब लिखवाया तो उसने कहा
कि जो हमारे फलाना नंबर वाले प्रॉपर उन्होंने घर का वो दिया था कि उनके ना, तो इसमें ना हमारी जब आत्मा जाती है तो हमें 7 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। हर एक पड़ाव पे जैसे होता है ना, एक स्लम एरिया हो गया, फिर एक कॉलोनी हो गई, एक अपार्टमेंट हो गए, एक लग्जरी हाउस हो गए, तो इस तरीके से 7 अपार्टमेंट आप समझ लीजिए जी। तो जिसने बहुत ज़्यादा दिखावा किया, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसको जो एक लेवल बताऊँ उसको सेकंड लेवल मिला, मतलब एक स्लम एरिया से थोड़ा सा आप आगे समझ, डेथ के बाद। और जो किसी से मिलता जुलता नहीं था, अपने आप में मस्त रहता था, ना वो इसकी बुराई करता था ना वो मेरी बुराई करता था, उसको मिला 6th हाउस, मतलब 6th लेवल, मतलब लग्जरी हाउस। आप सोचो, दोनों में अब सोचने वाली बात है, डिफरेंस कहाँ? दोनों में सिर्फ भाव का डिफरेंस था। उसने किसी से कर्म नहीं जोड़े, उसने आपके और मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा, उसने सबको खिलाया पर 4 लोगों को बताया ना, अच्छा मैंने तुझे खिला दिया है। तो जो हमें दिखता है ना एक्चुअल में वो होता नहीं है। कई लोग हमारे पास शांत खड़े रहते हैं पर वो उनका हमारे साथ कनेक्शन नहीं है, वही अच्छा अचीव कर जाते हैं। उनके देखे भाव कैसे थे, उसने किसी से कनेक्शन नहीं किया पर वो अंदर से कहता था। तो आप बचपन में भी आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि आप जब दान दो ना तो आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले जी। तो वही उसने किया था और उसका ही परिणाम उसको मिला। और जो जिसने गा के किया, क्यों किया, चैरिटी करने के पीछे क्या रीज़न था, वो भी उसमें पूरी स्टोरी थी कि कोई वो ऐसा काम करता था जिसे आप समझ जाइए जी, उसे घुमाने के लिए उसने ये सारी चीज़ें की थी, तो उसका परिणाम उसको वहाँ जाके। मैं, आप भाव की बात कर रहे हैं तो भाव से ही सब कुछ है। और इसी भाव की कड़ी में मुझे एक इंसिडेंस याद आता है अपनी माँ का ही, क्योंकि पापा थे नहीं घर पे, तो जो लालन पालन मेरा हुआ है वो गांव के परिवेश में ही हुआ है। और माँ ही थी, बहुत क्लोज दादी थी और मेरी आंटियाँ थी, सब जॉइंट फैमिली है। तो मैं माँ को देखता था, उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या है। तो हमारे गांव के बगल में ना बहुत फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, कोडरमा में नक्सल प्रभावित एरिया भी है वो। तो वहाँ से ना जो आदिवासी ट्राइबल्स होते हैं उनकी जो फीमेल्स होती थी वो घर आती थी, कुछ अपना हैंडमेड सामान। आप कभी बिहार यूपी साइड जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हैंगिंग करके कुछ रोप्स होते हैं, उसमें कुछ सामान वगैरह रखने की जगह होती है, सिक्का बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग इधर पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। अब तो खैर वो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। प्रॉपर खाना जो, हाँ जी, खाना वगैरह रखने के लिए। हाँ। दातून जो होता है, जो बीड़ी के पत्ते होते हैं, वो सब वहीं उसी फॉरेस्ट से आते हैं। तो वो जब फीमेल्स आती थी तो वो बराबर आती थी। तो मेरी मम्मी घर की बड़ी बहू थी, तो बोलती थी बड़की कहाँ, बड़की मतलब बड़ी हाँ। कहाँ हो। तो भरी दोपहरी में जहाँ पे 1 गिलास पानी भी कोई दे दे आपको तो आप समझ लो भगवान ही मिल गए। क्योंकि उस समय मतलब दोपहरी में अगर आपको ठंडा पानी दे दे कोई अपने भाव से तो आप भगवान ही हैं आपके आसपास। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, पापा कैंटीन से ठंडा तेल, मैं ब्रांड कोट नहीं करूँगा, लेकिन वो ठंडा तेल आता है जो आपका सर दर्द वगैरह गायब कर देता है। नवरत्न बोलते हैं, मैं ले ही लेता हूँ क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। आज भी लोगों के हर घरों में एक बॉटल तो होता ही है। तो उसको ना उनके सर पे मल देती थी वो बिना कहे, तो उनको बड़ा मज़ा आता था। ये मैं देखता होता था ना, माँ इसके बारे में बताती थी ना इसको किसी बुक में लिखा गया है, किसी पैराग्राफ में या कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। ये मैं फर्स्ट टाइम अपने ही पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, मैंने देखा। उस समय मेरी उम्र शायद 10-12 साल की होगी। बचपना में मुझे खुद समझ नहीं आता था कि कर्म और भाव क्या होते हैं। तो ऐसे सर पे जब मल देती तो बड़ा ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। फिर उनको कुछ खिलाती थी, उनको कुछ पैसे दिए। पहले तो अनाज वगैरह हम लोगों के यहाँ होता है क्योंकि हम लोग भूमिहार त्यागी हैं, तो हम लोगों के यहाँ अनाज वगैरह लैंड बहुत है, तो उसमें खेती जो होती थी तो थोड़ा अनाज उठा के दे दिया। वो अपने घर में जाके उसको बनाती खाती होगी। अब ना वो रही ना मेरी माँ रही, बट वो भाव अभी भी है। तो वो जो इंसिडेंट्स मैं सोचता हूँ आज के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि वो मेरी माँ क्या थी, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं था, बट वो भाव ही था। ना उनके लेवल की थी, वो ट्राइबल हैं, हम लोग कुछ और हैं। उनके जब मैं पैदा हुआ मेरे फादर की तब जॉब लग गई और पैसा उनने पहले से, उनके जो फादर थे वो भी प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट में, तो क्या होता है पैसा उनने बचपन से ही देख रखा होगा। बट उस समय लगभग आज से 30 साल पहले की घटना है। उस समय ये करती थी, तो आप सोचो मेरी लर्निंग वहाँ से, उस चीज़ से है, उस भावना से है, उस भाव से है
जो मेरी माँ जानती थी कि इसका सर दर्द होगा या उसके पास ये तेल वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, जो मेरे पापा कैंटीन से, आर्मी कैंटीन से लेके आते थे, वो भी 30 साल पहले, वो भी 30 साल पहले की बात है। अपनी चीज को शेयर करना, अपनी चीज को शेयर करना एक ऐसे ट्राइबल के लिए, वुमेन के लिए, जो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, उस समय उनको ये होता था कि ये तेल ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, शायद इसका सर दर्द कर रहा होगा। तो जब आप नहाते नहीं हो ना बहुत दिन में, तो आपका जो पानी घर उनके पास होता नहीं है, जंगल में होते हैं वो, तो वो ना ये आपके हेयर्स एक साथ टाई हो जाएंगे, तो जटा जिसको बोलते हैं, तो वो जटा हो जाएगा, तो एक कंघी से उसको 4 लगा दिया तो थोड़ा स्मूथ हो जाता था। ये मेरी माँ करती थी। ये जो मैं बोलूँगा, ये एक फैब्रिकेशन नहीं है, इसमें 0% किसी का वो बोलूँगा मैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, 0 एरर है ये मैंने अपने, शायद ये मेरे पापा को भी नहीं पता होगा या किसी से मैंने आज तक कहा नहीं। आपने भाव की बात की तो मैंने वो भाव दी कि अगर आप किसी को खाना भी अपने भाव से खिलाते हैं, ये दिस पॉडकास्ट इज गोना बी वेरी वेरी इमोशनल। एंड मुझे लगता है कि अब तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट शूट किए हैं, ये दिल से जो निकल रहा है ना, ये हम लोग बोलते जा रहे हैं, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है, ना हम देख के बोल रहे हैं, ना भारती जी पढ़ के बोल रही हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, आप लोग इसको सुनिए, समझिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और आपके भी मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के मन में विचार ना आते हो, तो उन पे फोकस करिए। अगर विचार आ रहे हैं तो उसका रीज़न कुछ ना कुछ होता है। तो हो सकता है आप कमेंट में भी डालिए, जिससे दीपक सर कुछ और यूनिकनेस लेके आप चाहते हैं कि इसी न्यूज़ पर चर्चा की जाए, तो कुछ ऐसे गेस्ट को इन्वाइट किया जाए जो पर्टिकुलरली उन्होंने इतना रिसर्च किया है इस चीज़ पर, हम लोगों को इन्वाइट किया जाए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो भारती जी, हम लोग असली बात के आखिरी कड़ी में, असली बात के भी जो दर्शक है वो लोग न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हैं। आजकल न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बातें होती है, क्योंकि परेशान है लोग, तो रेमेडीज चाहिए सबको, तो हम लोग जनरल बात करेंगे। तो आप हमारे दर्शकों के लिए जो न्यूमरोलॉजी है उसको समझा दीजिए। न्यूमरोलॉजी में तो जो सबसे पावरफुल नंबर है 1 2 9 का ही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो हम इसको क्रम से नंबर 1 से लेके नंबर 1 से नंबर 9 तक का क्या उनके जीवन पे प्रभाव होता है, और उनके जो रिलेटेड नंबर्स होते हैं, उनके जो जातक होते हैं, वो कैसे होते हैं। देखिए, आजकल लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, हर किसी को अपने नंबर की क्वालिटीज़ पता है। 1 2 9 1 कहते हैं सन का नंबर है, थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, राजा जैसी प्रवृत्ति रखता है, और हर काम करने के लिए होता है ना कि राजा के अंदर एक चीज़ होती थी कि वो काम करा सकता है। जैसे राजा है, मैं लीडरशिप क्वालिटी हो गई कि हर किसी से काम करा लेना, तो वो क्वालिटीज़ एक नंबर के पास होती है, और कुछ भी कर सकता है, पर हर कुछ भी करने में उसका एक ईगो आ ही जाता है। तो ईगोइस्टिक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर कहते हैं माँ को डिकोड किया जाता है, इमोशनल नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, मदर का नंबर कहा जाता है। तो आप सोच सकते हैं 2 नंबर किस तरीके का होता है। जैसी हमारी माँ होती है वैसे ही 2 नंबर होता है, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स उसके बारे में पता होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, उसकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। कई बार क्या होता है कि ग्रेड में कहते हैं मल्टीपल 2 आने के बाद लोग ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और कहते हैं 2 नंबर भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब 2 नंबर मून का नंबर, हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है मून बहुत खतरनाक होता है, ओवर थिंकर भी आपको बना देता है। तो 2 नंबर में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, डिसक्वालिटीज़ भी हैं कि हर चीज़ को ज़्यादा सोचना भी प्रॉब्लम्स देते हैं। जैसे कहते हैं अच्छा भी, अगर माँ, बच्चा ऑफिस चला जाता है, माँ सोचता है उसने खाना खाया नहीं खाया, तो वो कहाँ सोचता रहता है, वो सामने वाला काम कर रहा है, पर माँ को क्या सोचना, उसने खाना खाया नहीं खाया, कैसे रह रहा होगा, कैसे होगा। मतलब वो सारी क्वालिटीज़ 2 नंबर के अंदर आ जाती हैं। अब आते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर हमारे टीचर कैसे होते हैं, हमारे गुरु हमें कुछ अच्छा सिखाते हैं। टीचर हमें हमेशा वो चीज़ सिखाता है, वो एक सब्जेक्ट सिखाता है जिसमें आप महारत हासिल कर लें। जैसे हमारे टीचर होते थे, मैथ के टीचर होते थे, इंग्लिश के टीचर होते थे, तो वो हर चीज़, तो आपको हर तरीके से अपने कम्युनिकेशन से हर चीज़ को इजी कर देना। क्योंकि एट्रीब्यूट मुझे लगता है हर कोई गूगल कर लेगा, पर मैं उसे इतना इजी करना चाहती हूँ कि लोग समझ पाएं कि 3 नंबर के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं। और एक चीज़ टीचर के अंदर क्या होता था, आपने अगर
चीज़ को सही से नहीं समझा, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको डांट भी देते हैं। मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नंबर 3 है और प्योर नंबर 3 है। ओके 3/11 जी 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 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो मुझे लगता है कि पढ़ने की इच्छा बहुत होती है, पैसा का जो अट्रैक्शन है थोड़ा कम है, मतलब मैं पैसा नहीं कर सकता। काउंसलिंग, अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है, 3 नंबर के पास जाते हो, आपको एक अच्छा काउंसलर बनते हैं। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ एंड बिजनेसमैन भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ और अब मैं पॉडकास्टर भी हूँ। मतलब आप जितना नंबर को आसानी से समझेंगे और एक पर्सन से रिलेट करेंगे तो उसकी क्वालिटीज आपको समझ में आ जाएगी। जी, तो होता क्या है भारती जी कि लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, इसको कैसे सॉल्व करें, आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। इसमें पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बेसिकली फ्री कंसल्टेशन चाहिए। और मेरा मन भी होता है, मेरा मन होता है कि मैं इस प्रॉब्लम से इसको निकाल दूं, मैं पैसा मांग नहीं पाता। ये नंबर 3 का डिमेरिट है कि आप सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दूसरों की जो लाइफ है उसको आसान बनाते हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पाते। किंग मेकर जैसे हम कहेंगे, 3 नंबर एक किंग मेकर होता है। आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालने का काम है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या डिसीजन लेना, 3 नंबर के पास बैठ जाना, आपको एक सही सलाह देगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, 3 नंबर के पास बैठ जाओ, तो आपको समझ में आ रहे होंगे उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि एक न्यूरोलॉजी की लैंग्वेज में समझाऊंगी तो वही सारी चीज़ आ जाएंगी कि वापस से यही सुनने को मिल रहा है, एक टीचर है, एक अच्छी कम्युनिकेशन बहुत कॉमन है, मतलब बुद्धिमान होता है, एक काउंसलर होता है, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में निकल के आ जाती है। तो भारती जी, इसी कड़ी में मैं कई सारे सवाल आते हैं दर्शकों के मेरे पास, कईयों ने तो लिखा है कि आप पूछेगा, जो नंबर 3 वाले हैं स्पेशली, कि जब नंबर 3 को पैसा बनाना हो, जैसे किंग मेकर तो बना रहा है, बट पैसा बनाना हो तो क्या करे हो? हाँ, वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, उसके साथ लॉयर के साथ में और भी बहुत पैसा तो नहीं है ना। ये तो एक गुरु को कितना पैसा चाहिए, आप मुझे बस इतना बताइए प्लीज। और आपके कहने का मतलब ये तो बहुत धमाल की बात है कि जो नंबर 3 के लोग हैं वो बड़े नहीं बन सकते, वो बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं, पर जितना भी उनके पास पैसा होगा 3 नंबर के पास, उनको उससे इतना लगाव नहीं होगा। ये मैं लिख के दे देती हूँ। गुरु को ना ज्ञान देना पसंद है, ज्ञान देना पसंद है उसको। अब जितने भी महागुरु होते हैं उनके पास भी तो 3 नंबर होते हैं, तो पैसे की कमी होती है उनके पास। पैसे को ना लोग बहुत अलग वे में लेके जाते हैं। अब आप प्रेमानंद जी को देख लीजिए, आज के टाइम पे उनके इतना सोशल मीडिया में बूम है, पैसे की कितनी कमी है, पर क्या वो गुरु पैसे की तरफ मोहित है? पैसा ना पहले नहीं था, संघर्ष किया ना उन्होंने उस चीज का। उसका उनका जीवन जो मैं 3 नंबर की क्वालिटीज, क्योंकि शायद प्रेमानंद जी 3 नंबर नहीं है, पर एक गुरु की क्वालिटीज में आपको बता रही हूँ। आपने पैसे की बात की कि पैसे वाला नहीं हो सकता, सबसे बड़ी कई बार ये मेरे से रिलेटेड है, जब मेरे मन में ये चीज आता है कि मैं पैसा कब बनाऊंगा, कब बनाएंगे। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें आपके डे होगा, मंथ होगा और ईयर होगा, आपके पास मल्टीपल नंबर होंगे। कोई ये कहे कि एक नंबर की क्वालिटी से आप सब कुछ अपना जीवन यापन कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। तो जैसे मेरा मूलांक है 3, भाग्यांक है 8, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आप लॉयर बनने के पीछे भी भाग्यांक ही है, क्योंकि वो 8 है जी। 8 आपने कहा ना पैसे की वजह से, 8 नंबर क्या डिसिप्लिन लेके आए, ठीक है। और ये डेफिनेटली 40 क्रॉस करते ही आपकी चीजों में लाइफ और चेंज होती जाएगी। पैसा देता है सैटर्न, डिनाई नहीं करता है। लेट ईयर्स में आपको पैसा देगा, उसका क्या संघर्ष कराएगा, पर ये प्रॉमिस है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं किसी का प्रॉमिस नहीं है, पर सैटर्न का प्रॉमिस है, वो आपको देगा। तो मैं बुढ़ापे में अमीर बनने वाला हूँ। अब भैया अमीर की डेफिनेशन क्या होती है आपकी नजर में, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के लिए अमीर एक रिक्शा वाला अगर एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है, घर में चला जाए, तो मुझे लगता है उसके लिए वही अमीर ही है, राइट। लोगों की ना वो बन गया कि मैं करोड़पति खरबपति बनूंगा। जब आप कमाते 1000 रुपए हो, 10,000 हो, अगर आप उसी दौरान 50,000 कमाने लग जाओ तो आपसे बड़ा कोई खरबपति है ही नहीं ना। तो जो डेफिनेशन है ना अमीर की, लोग पहले उसे बदलें। लोगों की सोच ही ऐसी है कि मुझे मुकेश अंबानी बनना है, मुझे अडानी बनना है। मुकेश अंबानी बना कब? इसका पिताजी खरबपति थे भाई, उस चीज को आगे बढ़ाया। अगर मैं आज अपने आप को कहती हूँ मैं बहुत सही जगह पर मुझे भगवान ने लाके रखी, जब स्टार्टिंग की थी 0 था, आज सब कुछ खाने पीने के लिए बढ़िया, एक अच्छा घर है, एक अच्छी गाड़ी है, तो मैं अपने आप को बहुत अमीर और संतुष्ट समझती हूँ। लोगों को यही सोचना चाहिए। अमीर की डेफिनेशन लोग नहीं समझ पाते। अगर कोई समझ पाता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अमीर की डेफिनेशन है क्या। अब आते हैं हम 4 नंबर। अगर आज के टाइम पर किसी के पास 4 नंबर
होके मेरे पास आ जाते हैं। राइट। और ऐसा नहीं, आपको ज्ञान देना भी पसंद होगा, किसी टॉपिक को अच्छे से बताना, लोगों को चुप कराना जैसे पड़ता है आपका बेटा है, वो किसी सब्जेक्ट में फंसता होगा ना, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, ये 3 नंबर की क्वालिटीज है। तो और भी नंबर है, क्यों पैसा नहीं आ पा रहा है, कब अमीर बनेंगे, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो बाकी के नंबर वो ग्रेड बनाने के बाद ही पता चलता है। मुझे नहीं पता कि आप 1 भाग्यांक और मूल्यांक से ही सारी कहानी बना लेते हो, गलत। अब आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि 5 नंबर है आपकी ग्रिड में, तो आपके लिए सब कुछ बैलेंस है। 5 नंबर क्या है? बुद्धि का नंबर है, चंचल है। आपके साथ बैठा है तो आपसे ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ बैठा है मेरे साथ हो जाएगा, इसके साथ बैठा है तो इसके साथ हो जाएगा। कहते हैं जिनके ज़्यादा अफेयर होते हैं लोगों को 5 नंबर से डिकोड किया जाता है, तो उसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चंचल बहुत होता है। एक प्रिंस को देख लो, उसे लग्जरी भी पसंद होती है, 5 वाले को लग्जरी पसंद होती है। यहाँ पे लोग कहेंगे लग्जरी तो 6 नंबर है, जो सुन लेते हैं। 5 नंबर एक प्रिंस है, एक बच्चा है। बच्चे को क्या क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, आप भी मुझे बता दो, आपको 5 की क्वालिटी। कलर्स एंड जो अट्रैक्शन है उसका, पैसा थोड़ा बहुत उसे किसी के पास चला जाएगा, वो किसी के पास चला जाए, उसे ये डिपेंड नहीं करता है कि ये काम वाली है जो भी प्यार से या बात ये करेगा अमीर है, उसको, उसे बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझो बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसे लग्जरी पसंद होती है, पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा चंचल होता है, कुछ इसको नहीं समझ पाता है कि क्या है। तो 5 नंबर हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, बुद्धि का नंबर है। हर नंबर को ना करेक्टर से आप जब कनेक्ट करेंगे ना, तब आपको उसकी क्वालिटीज समझ में आएंगी, और वही सारी क्वालिटीज उस व्यक्ति के अंदर होंगी। कई लोग देखे होंगे बुजुर्ग हो जाते हैं, पर चिंता नहीं रहती है, छोटी छोटी बातों में मजाक करना, माहौल बना देना, तो आप समझ जाना इसके अंदर 5 नंबर की क्वालिटीज है। तो इस तरीके से देखते हैं 5 नंबर वाले को थोड़ा यंग यंग दिखते हैं, प्रिंस है ना, अब कितने भी बुजुर्ग हो जाए तो यंग दिखेंगे। 5 नंबर को बैलेंस नंबर भी कहते हैं। इसका मेच्योरिटी नहीं आती है 5 नंबर। ग्लो करता रहता हूँ तो 5 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग कमेंट करिए क्या ये सही है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर वाले बड़े क्यूट होते हैं, बड़े कॉमन से होते हैं, उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एक रानी कैसी होती है, मतलब एक तरीके से देखा जाए इसको वीनस को कहा जाता है, वाइफ के लिए डिकोड भी किया जाता है, वाइफ है। जितनी भी फीमेल्स हैं वो शायद शुक्र हैं, तो शुक्र है, शुक्र से कनेक्शन तो किया आप जाता है। फीमेल्स की क्वालिटीज देखो, सब कुछ कर सकती हैं, उनको कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वीनस को बहुत ज़्यादा कंफर्ट पसंद होता है। ओके, हैप्पी कहाँ रहेगा? जहाँ लग्जरी होगी, जहाँ पैसा होगा, जहाँ पैसा होगा। तो ये 5 नंबर की क्वालिटी, मतलब सॉरी 6 नंबर की क्वालिटी, जहाँ पे सोना होगा। थोड़ी सी लेडीज़ को जहाँ उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स रहती है, तो 6 नंबर मल्टीपल आ जाता है। अच्छा, इस तरीके से नंबर्स की क्वालिटीज आती है। तो आता है 7 नंबर। 7 नंबर से सारे लोग डर जाते हैं, कहते हैं डिटैचमेंट का नंबर है, भाई लड़की से आइसोलेशन का नंबर है। आइसोलेशन का नंबर। भैया आप कुछ करना चाहते हो तो आइसोलेट तो होना पड़ेगा ना। आईएएस बनना है, समाज में रह के आईएएस बन के दिखा देना, तो मुझे बता देना, कमेंट कर ये देना, बड़ी बात है। ठीक है। तो उसके लिए केतु बहुत जरूरी है। भैया हर चीज़ की खोज क्या करता है? एक रिसर्चर पागल हो जाता है, रूम बंद कर लेता है, रिसर्च करके स्टार्ट कर देता है, तब एक नई चीज़ का इन्वेंशन होता है कि एक नई चीज़ लेके आया। कौन लेके आया? एक रिसर्चर, एक वैज्ञानिक लेके आया। तो केतु को लोग गलत वे में लेके जाते हैं, पर केतु बहुत अच्छा है, जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, वो हर चीज़ से बहुत जल्दी से जुड़ जाता है। फिर अगर मुझे और आप में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है तो खुद ही कर जाता है कि शायद मेरी वजह से इसको तकलीफ हो रही है, मैं ही हट जाता हूँ। केतु के अंदर ये क्वालिटीज होती है। केतु एक अध्यात्म होता है, केतु मोक्ष दिला देगा आपको, और केतु आपके पास है, खोजना स्टार्ट कर दोगे आप हर चीज़ को। केतु ये है। अब आता है सैटर्न। सैटर्न एक जज है। हाँ, जैसे हमारे बाबा आपके होते कर्मा को जज करता है हैं, वो। जैसे हमारे बाबा होते हैं, ठीक है। बैठे रहते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन अच्छा क्या हो रहा है घर में। सुबह नहीं उठे तुम, जल्दी उठो। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। आपको सही जीवन कैसे कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर आप जल्दी उठते हो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा चला जाता जी। है। तो उनकी बातें थोड़ी चुभने लगती हैं, थोड़े से ड्राई होते हैं ना ये लोग। 8 नंबर वाले थोड़े ड्राई होते हैं, उनकी बातें थोड़ी सी खतरनाक सी लगती हैं, कड़वी हो जाती है ना, कि अरे इन्होंने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया। डिसिप्लिन है, पर पैसे का भी नंबर 8 ही है। जो फाइनेंस जितना भी संभाल रहे हैं ना, फाइनेंस वही संभाल रहे हैं। तो बुजुर्गों के पास हमारा क्या रहता था? पैसा, पैसा, फाइनेंस। पैसा और घर की संपत्ति उन्हीं के पास है ना।